बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदी को खत्म करे। अदालत ने अपने उबूरी फैसले में यह कहा कि बुनियादी चीजें मसलन खाने पीने की अशिया, अदवियात, तिब्बी आलात और हवाई जहाजों के कलपुर्जे पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। वाज़ेह है कि अमेरिका रुजू किया था। ईरान का मौकफ था कि ट्रंप इंतजामिया का पाबंदियां जो उनकी लगी हुई हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए जाने वाले 1955 के अमेठी मुआहदे की खिलाफवर्जी है और ईरान ने बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले का इसके बाद खैर मकदम किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि अमेरिका गलत राह पर चल रहा है। आपको बता दें कि इस साल मई में अमेरिका ने जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने एक तरफा तौर पर ईरान पर मुआशी पाबंदी लगा दी थी। The court considers that the United States, in accordance with its obligations under the 1955 treaty, must remove by means of its choosing any impediment arising from the measures announced on 8 May 2018 to the free exportation to the territory of Iran of goods required for humanitarian needs, such as medicines and medical devices, foodstuffs and agricultural commodities, as well as goods and services required for the safety of civil aviation, such as spare parts, equipment, and associated services necessary for civil aircraft. और इस अहम और खास मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। शौकत सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मिल रही है मुझे। जी सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सब बैनुल अक़वामी अदालत ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि वो ईरान पर ह्यूमैनिटेरियन पाबंदी खत्म करे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसे ईरान के लिए बड़ी जीत माना जाए? देखिए, ईरान को तो लगातार उसकी जीत होती जा रही है। आईएए में अमेरिका को अपने मुंह की खानी पड़ी। यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी जो 14 ममालिक ने इनके अगेंस्ट ईरान को फेवर किया और अब ये इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आने के बाद ये बता दिया गया कि नहीं साहब, इनको जो है वो राइट्स देने चाहिए जो इनकी 1955 में ट्रीटी थी। तो यहाँ पर भी इनकी जीत हुई। लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि जिस तरह से 40 साल से, ठीक है, ये अमेरिका ने ना इनको मेडिसिन दी है और ना इनको जो है एग्रीकल्चर का कोई सामान दिया है, ना जो क्या पैसेंजर प्लेन के जो पुर्जे हैं वो दिए हैं। तो आगे भी अमेरिका ये देगा नहीं इस फैसले के बाद भी, क्योंकि ये किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी जो मनमानी होती है वो करते हैं। और इन्होंने जो मुआहदा भी ब्रेक किया था उसके पीछे भी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 150 अरब डॉलर जो अमेरिका ने ईरान के फ्रीज कर रखे हैं, अगर ये समझौते को मान लेते न्यूक्लियर वाला तो उनको फिर वो वापस करना पड़ता। तो अमेरिका इस तरह से ये सोचें कि इस फैसले के बाद अमेरिका ईरान को क्या नाम है, लेकिन सर इन सब के बीच सवाल तो ये भी है कि ट्रंप इंतजामिया पहले की बैनुल अक़वामी अदालत को डेड कह चुकी है। ऐसे में वो इस फैसले का क्या पासदारी करेगी? यही तो मैंने आपसे कहा कि वो तो जॉन बोल्टन कह रहे हैं कि मैं किसी चीज को मानता ही नहीं हूँ। तो वो किसी के नहीं मानते। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जितने भी ये सब थी, ये अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाए थे। इसके जरिए जब अपना फायदा इनको उठाना होता है, सिर्फ ये उस वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनके खिलाफ कोई भी जजमेंट होता है वो नहीं मानते। तो मुस्तकबिल में सर आप किस तरह से देखते हैं? आप जब आलमी अदालत ये बात साफ तौर पर कह रही है तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? किस तरह की सूरत हाल? फ्यूचर में भी ये फैसले के बाद भी वो ईरान को ना दवा देंगे, ना एग्रीकल्चर के सामान देंगे, ना उन्होंने पैसेंजर प्लेन के पुर्जे देंगे। सीधे तौर पर अपनी दादागिरी जो है अमेरिका जारी करेंगे। और ये इसलिए कि ईरान के बारे में इनका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग बदला हुआ है। ठीक है सर,
चलो सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इस तमाम बातचीत के लिए। आपका वक्त इजाजत नहीं दे रहा है और ज्यादा बातचीत के लिए आपसे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और इधर इन सब के बीच फ्रांसीसी हुकूमत ने यह कहा है कि पेरिस में बम धमाकों के नाकाम मंसूबे के पीछे ईरानी वजारत बराए इंटेलिजेंस का हाथ था, और इस पूरे मामले में फ्रांस ने ईरान की खुफिया एजेंसी और 2 ईरानी शहरियों के असासे मुंजमद भी कर दिए हैं, और इन पर जून में पेरिस में मुनक्किद एक ईरानी अपोजिशन ग्रुप की रैली पर हमले की साजिश रचने का इल्जाम है। फ्रांस के एक आला हुक्काम ने यह कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के कुछ अनासिर इस बम प्लांट का हिस्सा थे। दूसरी जानिब ईरान ने उन फ्रांसीसी इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ईरान वजारत खारजा ने कहा है कि फ्रांसीसी सिक्योरिटी इदारों को कुछ गलत फहमी हुई है। ईरान ने अपने एक सिफारतकार की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया है। और इधर रूस ने शाम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 की फराहमी कर दी है, और रूसी वजीर दिफा सरगाई शवीगो ने यह बात कही है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम को S-300 दिफाई निजाम की फराहमी मुकम्मल करने की तौसीक की है, और उन्होंने कहा कि जमीन से फिजा में मार करने वाली मिसाइल पर मुश्तमिल S-300 दिफाई शील्ड की बैटरियां शाम को पहुंचा दी गई हैं। सरगाई शवीगो ने यह कहा है कि इस मिसाइल सिस्टम से शाम का दिफाई निजाम पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस्राइल अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद रूस ने शामी हुकूमत को S-300 जैसा बेहतर दिफाई निजाम मुहैया कराया है, और यह दिफाई निजाम उस वक्त देने का ऐलान किया गया था जब गुज़िश्ता माह शाम में रूस के फौजी तैयारे को शामी फौज ने गलती से इसराइल का समझ करके मार गिराया था। इसमें रूस के 15 फौजी मारे गए थे। रूस ने तैयारे को मार गिराने की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की थी। उधर अमेरिकी मुखालिफत के बावजूद रूस हिंदुस्तान को S-400 मिसाइल देने पर राजी हो गया है, और इस हफ्ते भारत रूस के 40,000 के दिफाई सौदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे। और इस डील के लिए खास तौर पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 अक्टूबर को 2 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि अमेरिका की तरफ से कई पाबंदियों के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम पर यह करार होने जा रहा है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान और रूस के बीच इस अहम दिफाई सौदे का ऐलान साल 2016 में गोवा में मुनक्किद ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद हुआ था। S-400 ट्राइज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और इस मिसाइल सिस्टम में दुश्मन के आने वाले लड़ाकू जहाजों, मिसाइलों और यहां तक कि 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर परवाज कर रहे ड्रोन को भी खत्म किया जा सकता है। भारत के दिफाई निजाम में S-400 के शामिल होने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक करीबी मुल्क सऊदी अरब के खिलाफ बड़ा अटपटा सा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज की मदद के बिना शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अपनी कुर्सी पर 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने खुद यह वार्निंग किंग सलमान को दी थी। और मिसिसिपी में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका सऊदी अरब का दिफा कर रहा है। वो अमीर हैं, लेकिन उन्हें अपनी फौज के लिए खुद पैसे खर्च करने होंगे। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ये बात सऊदी अरब के शाह से कब कही थी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब अमेरिका का सबसे करीबी मुल्क माना जाता है। ट्रंप पिछले साल पहली बैनुल अक़वामी दौरे पर सबसे पहले सऊदी अरब ही गए थे, और इसके बावजूद ट्रंप का यह बयान हैरान करने वाला है। And how about our military deals where we protect rich nations and we don't get reimbursed? How about that stuff? That's changing too, folks. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. और इस मामले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अखलाक सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया सर, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी के शाह सलमान अमेरिकी रहम और करम पर ही इक्तदार में बने हुए हैं।
सच्चाई कितनी देखते इसमें? देखिए, बात तो मुझे लग रहा है कि शायद ट्रंप ने जब से इस दफ्तर में इख्तियार संभाला है, शायद सबसे बड़ी समझदारी की बात अभी कही है और उससे शायद उन्होंने ज्यादा वक्त बताया अमेरिका। जी अखलाक सर, जी क्या अब तक आवाज आ रही है? शायद हाँ, उनसे राब्ता नहीं रहा, हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं कि उनके रहमो करम के बगैर 2 हफ्ते भी शाह सलमान अपनी कुर्सी पर शायद ना ठहर पाएं और उन्हें अपनी हिफाजत के लिए खुद खर्च करना चाहिए। कुछ इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और हमारे साथ अखलाक उस्मानी साहब फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है ऐसे मामले पर अगर क्या उस मामले का उस बयान का असर है, उसका क्या मतलब है, उसके पस मंजर में क्या है, यह समझना अपने आप में बहुत जरूरी और अहम हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब आपस में सबसे ज्यादा करीबी मुल्क माने जाते हैं फिल वक्त, और ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात कह रहे हैं, वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है और बेहद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जी अखलाक उस्मानी साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अखलाक सर, मैं आपसे सवाल का जवाब ले रहा था, मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, जी बताएं। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। बता दें कि सवाल यह भी है इन सब के बीच कि पूरी दुनिया के सामने सऊदी हुकूमत को इस तरह जलील कर रहे हैं एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वहां के बादशाहों की गैरत मर गई है कि एक एहतजाज भी इतने बड़े बयान के बाद दर्ज नहीं कराया गया? और इन सब के बीच बात यह भी कि क्या सऊदी की पूरी सियासत अमेरिका के ही इर्द गिर्द घूम रही है? हालांकि इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज उम्मीदवार ब्रेट कावानाह पर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात लगाने वाली खातून क्रिस्टिन फोर्ड का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात की वजह से कावानाह की जिंदगी मुश्किल हो गई है। वहीं हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप के इस बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज ओहदे के उम्मीदवार ब्रेट कावानाह के खिलाफ तीन खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने के बाद भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्रेट कावानाह का दिफा कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रेट पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने वाली प्रोफेसर क्रिस्टिन फोर्ड का खुले तौर पर मजाक उड़ाया है। मिसिसिपी में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि इल्जाम लगाने वाली खातून को सिर्फ इतना ही याद है कि उन्होंने एक बियर पी थी, इसके अलावा उन्हें और कुछ याद नहीं। Let it happen to me. Shouldn't happen to him. Shouldn't happen to him. What he's going through. 36 years ago, this happened. I had one beer. Right? I had one beer. Well, do you think it was? Nope, it was one beer. Oh, good. How did you get home? I don't remember. How'd you get there? I don't remember. Where is the place? I don't remember. How many years ago was it? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. What neighborhood was it in? I don't know. Where's the house? I don't know. Upstairs, downstairs, where was it? I don't know. But I had one beer. That's the only thing I remember. वहीं अमेरिकी सदर की सख्त मुखालिफ और डेमोक्रेट लीडर हिलेरी क्लिंटन ने मुतासरा खातून का मजाक उड़ाने पर ट्रंप पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दिल में खातून के तईं कोई इज्जत नहीं है। The performance, the behavior was quite out of bounds. I don't ever remember anything like that. And you know, as somebody who has testified under difficult circumstances, and this was quite unusual what we saw the other day, and certainly the senators should, on both sides of the aisle, take that into account. आपको बता दें कि खातून प्रोफेसर क्रिस्टिन फोर्ड के अलावा 2 और खातून ने भी इल्जाम लगाया था कि बरसों पहले ब्रेट कावानाह ने मुबैना तौर पर उनका जिनसी इस्तेहसाल किया था। इस बारे में उन्होंने पिछले ही हफ्ते सीनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने भी गवाही दी थी।
पूरे मामले में FBI की जांच भी चल रही है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के लिए ब्रेट कवानाह की राहें मुश्किल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर कुर्द लीडर बहराम सालेह को इराक का नया सदर चुना गया है और पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के उम्मीदवार सालेह ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फवाद हुसैन को शिकस्त दी। इराकी पार्लियामेंट ने उन्हें दूसरे उम्मीदवारों पर तरजीह देकर के वोट दिया। बहराम को जहां 219 वोट मिले तो वहीं फवाद को सिर्फ 22 वोट ही हासिल हुए। बहराम को सभी पार्टियों की हिमायत हासिल हुई और बहराम सालेह ने आज अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। 58 साल के सालेह इराक के 8वें सदर हैं। सालेह ने अपने इंतखाब के बाद सबसे बड़े इत्तेहाद के रहनुमा आदिल अब्दुल मेहंदी को नई हुकूमत तश्कील देने का फरीजा सौंपा है और नामज़द वजीर आजम को अपनी काबीना और हुकूमत की तौसीक के लिए 30 दिन हासिल हैं। आदिल अब्दुल साबिक नायब सदर रह चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल मई में हुए इंतखाबात में किसी इराकी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। बढ़ते आगे बात पाकिस्तान की, जो कि अमेरिका से रिश्ते इश्तवार करने की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त कर रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वॉशिंगटन में माइक पोम्पियो से मुलाकात की है। दोनों लीडरान के बीच दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अब वक्त आ गया है अफगान तालिबान मसले के हल के लिए बातचीत के मौके से फायदा उठाया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए अमेरिका को हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया है। इधर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर किए गए जुल्म और सितम को जायज ठहराने के लिए कनाडा की पार्लियामेंट ने आंग सान सू ची की कनाडा की इजाज़ती शहरियत वापस ले ली है। सीनेट ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर सू ची को 2007 में दी गई शहरियत वापस लेने के हक में इत्तेफाक राय से वोटिंग की। गुज़िश्ता हफ्ते हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी इत्तेफाक राय से उनकी इजाज़ती शहरियत वापस लेने के हक में वोटिंग की थी और अपर हाउस में यह कदम उसके बाद उठाया है। सूची वो पहली शख्स हैं जिनकी कनाडा की शहरियत वापस ली गई है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा तफ्तीशी टीम ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि म्यांमार की फौज ने हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया है। उनके सैकड़ों गांवों को जला दिया गया और इज्तिमाई इस्मत गरी भी वारदात को अंजाम दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्याओं के खिलाफ तशद्दुद को नस्ल कुशी करार दिया था। फ्रांस का बदनाम जमाना गैंगस्टर रोइन फैड एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और रोदिन फैड 3 महीने पहले किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह जेल से फरार हो गया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह पाया और एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जराये के मुताबिक गैंगस्टर को फ्रांस से गिरफ्तार किया गया और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रोइन फैड को उसके भाई और 2 दीगर लोगों को पेरिस के ओसे सूबे से रात के वक्त पकड़ा गया। फैड 1 जुलाई को जेल से भाग गया था। हथियारों से लैस उसके 2 साथियों ने स्मोक बम और दरवाजे काटने के औजार का इस्तेमाल किया था। उसे जेल से निकाला गया और बाहर इंतजार कर रहे हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो भाग निकला था। कई मामलों में खतरनाक मुजरिम फैड पेरिस से करीब 50 किलोमीटर जुनूब में वाक़े हाई सिक्योरिटी रियू की जेल में बंद था। इधर चीन के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अदाकारा पहली इधर इंडोनेशिया के जजीरे सोलवेसु में आए जलजले और फिर से सुनामी के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर के 1400 तक पहुंच गई है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। राहत एजेंसियों के मुताबिक मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। लापता लोगों को खोजने और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत और रसानी का काम चलाया जा रहा है। रेड क्रॉस के मुताबिक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है और इस कुदरती आफत से निपटने के लिए इंडोनेशिया में जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है। दवाइयों की कमी और खाने पीने की चीजों की दिक्कत की वजह से लोगों का बुरा हाल है। अशिया की किल्लत की वजह से मुतासरा इलाकों में लूटमार भी शुरू हो चुकी है। इंडोनेशिया की फौज राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, लेकिन मुल्क के सदर ने बैनुल अक़वामी मदद की अपील की है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस
फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने यह कहा है कि करीब 2 लाख लोगों को फौरी मदद की जरूरत है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया में 7.5 की शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद सुनामी से भी साहिली इलाका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और अब बात नोबेल एजाजात की। केमिस्ट्री के लिए साल 2018 का नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है और ये एजाज अमेरिका के फ्रांसिस अर्नोल्ड के साथ ही 2 दीगर साइंसदान जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर को दिया जाएगा। इन्हें प्रोटीन से जुड़ी खोज के लिए यह अवार्ड देने का फैसला जूरी ने किया है। दुनिया के सबसे बड़े इनामों में से एक नोबेल डायनामाइट की खोज करने वाले एल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। इसमें मिलने वाली रकम भी हिंदुस्तानी करेंसी में करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए होती है। इसके साथ ही तलाई तमगा भी दिया जाता है। In chemistry rewards a revolution based on evolution. Our laureates have applied the principles of Darwin in the test tubes and used this approach to develop new types of chemicals for the greatest benefit of humankind. This year's Nobel laureates have taken the next step. They have used the molecular understanding that we today have of the evolutionary process and recreated the process in their laboratories, in their test tubes. In doing so, they have been able to make evolution many thousand times faster. And they have also been able to direct evolution to create proteins with new and useful properties. बढ़ते आगे। नाज़रीन, समंदर की लहरों पर चलना और उनके थपेड़ों से जूझना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो ही फातेह कहलाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पुर्तगाल में, और पुर्तगाल के नज़ारे में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहाँ पर ब्राज़ील की माया गबेरो ने सबसे ऊंची लहरों पर सर्फिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके साथ ही वो दुनिया की सबसे ऊंची लहरों की सर्फिंग करने वाली खातून बन गई हैं और 31 साल की माया गबेरो ने 68 फीट ऊंची लहर पर सर्फिंग करने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उनके इस कामयाबी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।